इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स जी ने 1942 में किरचॉफ्स के दो लॉ दिए। इनका एडवांटेज ये है कि आप इन लॉ की हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, उसमें आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट का। तो ये कैसे पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं हम पहले। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, या फिर इसे हम करंट लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को आप जंक्शन लॉ भी बोल सकते हो और करंट लॉ भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किसी जंक्शन पर मीट करने वाली ऑल करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द एल्जेब्रिक सम, देखो एक होता है केवल सम, तो प्लस प्लस प्लस, एक होता है एल्जेब्रिक सम, मतलब प्लस और माइनस दोनों। केवल एल्जेब्रा कहते हैं, ऑर्डिनरी एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा का मतलब होता है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बट एल्जेब्रिक सम कहता है तो उसमें प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम लिखना है, सम नहीं लिखना है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स at any junction, इस जंक्शन की बात करें तो जहां 3 या 3 से मोर वायर एक पॉइंट पर मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन। 3 और 3 से अधिक वायर एक ही पॉइंट पर मीट करें, ज्वाइंट हो, तो हम कहेंगे उस पॉइंट को जंक्शन। तो लिख रहा है इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। ये है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जंक्शन लॉ भी बोल सकते हो इसे, करंट लॉ भी कह सकते हो। समेशन मतलब सम, एल्जेब्रिक सम आई इज इक्वल टू 0। ये इसे मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। आप इसे मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो फर्स्ट लॉ को। ठीक है, इस लाइन का मतलब बताते हैं। इसे वैसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, उसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका मतलब बताता हूं। देखो, इसके साइन कन्वेंशन होते हैं। जैसे पहले हम एक वायर ये है आपका, एक वायर ये है, और एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये सारे वायर इस वाले पॉइंट पे जाके ज्वाइंट है, मीट कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को हम जंक्शन कह देंगे। मान लो ये करंट इस जंक्शन के टूवर्ड्स जा रही है, ये भी जा रही है, ये बाहर निकल रही है, ये दूर जा रही है जंक्शन से, ये पास जा रही है, ये पास जा रही है, दूर जा रही है ना, और ये फिर पास आ रही है I4, और ये वाली दूर जा रही है I5। मान लो ये डायग्राम हमें गिवन है। तो साइन कन्वेंशन कहता है फर्स्ट लॉ का कि जो जंक्शन के टूवर्ड्स जाए, ये जंक्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जंक्शन। जैसे एक पॉइंट डाल दिया, इसको हमने इसको क्या नाम दिया, जंक्शन, है ना। तो जंक्शन के जो करंट पास आए, जो करंट पास आ रही है, जैसे ये वाली करंट जंक्शन के टूवर्ड्स जा रही है, ये वाली करंट जंक्शन से टूवर्ड्स जा रही है, ये जंक्शन से अवे जा रही है। तो जो करंट जंक्शन के पास आती है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। यही लिख देता हूं, ये वाले पॉजिटिव। और जो जंक्शन से दूर जाती है, तो देखो ये वाली करंट जंक्शन से दूर जा रही है, इसे हम माइनस मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। और ये जंक्शन के पास आ रही है तो ये पॉजिटिव, और ये जंक्शन से दूर जा रही है तो ये नेगेटिव। ये होता है साइन कन्वेंशन।
है ना। तो देखो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। तो हम कौन से जंक्शन पे इस रूल को लगा रहे हैं? एट जंक्शन ए। इसको हम अप्लाई कर रहे हैं एट जंक्शन ए पर। अगर हम जंक्शन ए पर इस लॉ को अप्लाई करें तो ये करंट इस जंक्शन के पास जा रही है तो ये प्लस की होगी I1, ये भी पास आ रही है जंक्शन के तो ये भी प्लस की होगी I2, ये इस जंक्शन से दूर जा रही है तो ये माइनस की होगी I3, ये जंक्शन के पास आ रही है तो ये प्लस की होगी I4, ये जंक्शन से दूर जा रही है तो ये माइनस की होगी I5। और इन सब का एल्जेब्रिक सम में प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन सम भी है, सम में प्लस और माइनस दोनों आते हैं। इन सब का एल्जेब्रिक सम कितना है? 0 है किसी जंक्शन पर। ये है आपका इसको अप्लाई करने का तरीका। लेकिन इसको और इजी तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसे I1 प्लस वाले एक तरफ लिख लो, प्लस वाले एक तरफ I2 और प्लस I4, I1 प्लस का, I2 प्लस का, I4 प्लस का है, और I3 माइनस का, I4 I5 माइनस का, उसको दूर ले जाएं, उस साइड में ले जाएं, मतलब दूसरी साइड में ले जाएं, इस साइड में ले आए तो I3 प्लस I5। तो अब ये देखो ये वाली जो करंट है ये जंक्शन के में एंटर कर रही है या लीव कर रही है? तो ये वाली करंट, ये वाली करंट, ये वाली करंट जंक्शन ए में एंटर कर रही है, और ये वाली करंट I3 और I5 जंक्शन से लीव कर रही है। तो अब देखो यहां केवल इसमें प्लस ही प्लस है और इधर भी इसमें प्लस ही प्लस है, माइनस नहीं है इसमें। देखो इसमें I1 प्लस का, I2 भी प्लस का, I4 भी प्लस का है, इसमें I3 भी प्लस का है, I5 भी प्लस का है। तो इसमें केवल अब देखो इस जंक्शन लॉ को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, सेकंड तरीके से हम जंक्शन लॉ को लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ को लिख सकते हैं। कैसे? सम ऑफ, अब एल्जेब्रिक मत लगाना, इसमें एल्जेब्रिक सम लगा रहे हैं क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, फिर प्लस है फिर माइनस है, मतलब ऑल्टरनेट नहीं, ये प्लस भी है और माइनस दोनों हैं, एल्जेब्रिक सम। लेकिन इसमें केवल सम ही सम है, प्लस ही प्लस है, माइनस नहीं है। तो इस वाली साइड में देखो तो सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, सम लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम मत लिखना, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, फिर क्या लग गया आगे बीच में? इक्वल टू, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग बाहर निकल रही है, लिविंग दैट जंक्शन लीव कर रही हैं किस वाले पॉइंट से? देखो I3 और I5 इस जंक्शन से दूर जा रही है, लीव कर रही है, बाहर निकल रही है, तो लिविंग दैट जंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो देखो इसमें सम लिख रहे हैं बस केवल, इसमें एल्जेब्रिक सम लिखा था, इस वाले पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो अगर हम इस लॉ को इस लॉ के हिसाब से इसमें अप्लाई करते तो और इजी हो जाता। सर कैसे? तो देखो जो जंक्शन के एंटर कर रही है उनको एक साइड लिख लो, उनका सम कर लो। तो देखो साइन कन्वेंशन हटा दो, साइन कन्वेंशन से नहीं देखेंगे अब, इस लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। सॉरी, लॉ के अकॉर्डिंग जो एंटर करने वाली करंट कौन कौन सी है जंक्शन ए में, तो एट जंक्शन ए पर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। तो जंक्शन ए पर एंटर करने वाली करंट I1 है, I2 है और I4 है। इज इक्वल टू लीव करने वाली, जंक्शन से लीव करने वाली जो करंट कौन सी है? एक I3 है और एक I5 है। तो देखो लीव करने वाली करंटों का सम कर दिया, इक्वल लगा दिया, और एंटर करने वाली करंटों का सम कर दिया, समझ में आया, और दोनों को इक्वल कर दिया। ये इस तरीके से अप्लाई करोगे तो साइन कन्वेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इस तरह से अप्लाई किया इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको मालूम होना चाहिए जो जंक्शन के पास आएंगी करंट वो पॉजिटिव होती है और जंक्शन से दूर जाएंगी वो करंट नेगेटिव होती है। अच्छा, अब इस लॉ के हिसाब से जरा चेक करें कि जितनी करंट इस जंक्शन में एंटर कर रही है उतनी करंट इससे उसी टाइम में
जितनी करंट इसमें एंटर कर रही है उसी टाइम में उतनी करंट लीव कर रही है। दैट मीन्स जितना चार्ज इस जंक्शन में पास आ रहा है उतना ही चार्ज इससे जंक्शन से दूर जा रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। अगर हमसे पूछता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो इस लाइन को और लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर ये पूछता है कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो आप इसे लिख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे लिख सकते हो। ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, है ना। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो एक एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं। देखो एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, कह रहा है द फिगर बिलो शोज करंट्स इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। द करंट आई की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली आई की वैल्यू पूछ रहा है, और ये फिगर गिवन है। तो देखो अगर ये करंट पूछ रहा है तो इस करंट की वैल्यू इस जंक्शन सी पर अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो ये वाली करंट जो आ रही है जंक्शन में उसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो ये कैसे निकाल, तो देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, तो मान लो ये वाले करंट I1 है, ये लेट कर लिया, देखो गिवन नहीं था मैंने लेट कर लिया, ठीक है, एरो तो बना हुआ था, है ना। तो जंक्शन ए पर आप किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, है ना, एट जंक्शन ए हम कैसे अप्लाई करेंगे जानते हो, जंक्शन के पास आने वाली करंट, एंटर करने वाली करंट, तो ये रही और ये रही, और ये जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, लीव करने वाली करंट। तो जंक्शन के पास आने वाली करंट को एक साइड लिख लो 2+2, और जाने वाली करंट को दूर एक साइड लिख लो I1। एक ही करंट जा रही है, आ दो रही है पास, तो इनको दोनों का सम कर लिया, जाने वाली करंट एक ही, तो I1 की वैल्यू निकल आई 4 एम्पियर। ठीक है, अब ऐसे ही द्वारा से अप्लाई करो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बी पॉइंट पर। तो एट जंक्शन बी पर अगर अप्लाई करें तो अब आने वाली करंट I1 है, और एक ये है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो लेट कर लेते हैं I2, ये लेट किया है, ये लिख देंगे। तो देखो ये आने वाली है, जंक्शन में एंटर करने वाली करंट तो एक ही है, लेकिन जंक्शन से लीव करने वाली करंट दो है, तो एंटर करने वाली करंट को एक साइड लिख लें, तो कितनी है I1, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को एक साइड लिख लें ऐड करके, तो 1 + I2। I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है, 1 + I2, तो यहां से इसको ले आएंगे तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। सिमिलरली अगर आप जंक्शन सी पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएं तो एट जंक्शन सी अगर जंक्शन सी पर अप्लाई करते हैं तो देखो अब जंक्शन में सी में एंटर करने वाली करंट तो एक है और लीव करने वाली दो करंट है, तो एंटर वाली करंट का सम और लीव करने वाली करंट का सम इक्वल होता है, तो इसको इक्वल कर दें। तो देखो I2 = 1.3 + I, तो इसकी वैल्यू तो 3 है, ये 1.3 + ये I, तो यहां से I निकाले तो 3 - 1.3 दैट मीन्स 1.7 एम्पियर। देखो I की वैल्यू निकल आई। समझ में आया? बहुत इजी है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? देखो कैसे अप्लाई किया। देखो एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए एग्जांपल लिखा, ये भी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। देखो ऐसा लग रहा है कितना टिपिकल क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो इस जंक्शन पर हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट्स इन द वेरियस आर्म ऑफ नेटवर्क साउंड फिगर। तो देखो इसमें एक I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक I4 की, एक I3 की, एक I1 की, I1 I2 I3 और I4, I1 I2 I3 और I4। तो देखो जंक्शन ए पर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आप किस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हो? एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए पर। किस तरह से अप्लाई कर रहे हो कि जंक्शन पर एंटर करने वाली करंटों का सम
और जंक्शन से लीव करने वाली करंटों का सम इक्वल करना है, सम। तो जंक्शन पर देखो ये वाली करंट एंटर कर रही है जंक्शन ए में, और ये वाली करंट और ये वाली करंट जंक्शन ए से लीव कर रही है। तो एंटर करने वाली करंट एक साइड में और लीव करने वाली करंट का सम कर लें 8। तो I2 निकले आएगा, I2 इक्वल टू इसको बदल लें 15 माइनस 8, तो कितना 7 एम्पीयर। अगर आप इसमें सिंपल तरीके से दूसरे तरीके से लगाते तो देखो ये जंक्शन में एंटर कर रही है और एंटर करती तो प्लस की होती है, ये लीव कर रही है माइनस के I2, ये भी लीव कर रही है तो माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अगर एक इस तरह से अप्लाई कर सकते थे, जो एंटर करे जंक्शन है वो पॉजिटिव और जंक्शन से जो लीव करे वो नेगेटिव। सम 0, एल्जेब्रिक सम 0, सम नहीं एल्जेब्रिक सम 0, 0 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो। तो आप I2 निकालना चाहते हो तो I2 को इधर ले आओ, बाकी का 15 में से 8 गए 7 इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू 7 एम्पीयर। तो एक इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो आप ऐसे कर लें, मेरे को तो यही अच्छा लगता है, ये मैंने कर दिया 7 एम्पीयर। एंड देखो I2 निकले आया, आप चाहो तो I4 निकाल सकते हो जंक्शन बी पर एट जंक्शन बी। तो जंक्शन बी पर आने वाली करंट का सम, एंटर करने वाली करंट का सम, तो एक एंटर ये कर रही है और ये भी एंटर कर रही है। बी में I3 एम्पियर भी एंटर कर रही है और I2 भी एंटर कर रही है, तो I2 प्लस 3 ये एंटर करने वाली करंट, और लीव कौन सी कर रही है I4। I2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू I4, तो I4 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ऐसे ही आप कौन से जंक्शन पर अप्लाई कर सकते हो, डी जंक्शन पर, एट जंक्शन डी। जंक्शन डी पर एंटर करने वाली करंट कितनी है, एंटर जंक्शन डी में एंटर करने वाली करंट 8, ये तो लीव कर रही है और ये भी लीव कर रही है, तो एंटर केवल 8 कर रही है और लीव 2 कर रही है, उनका सम कर लें I3 प्लस 5 है ना, I3 लीव कर रही है और 5 लीव कर रही है, इसीलिए इन दोनों का सम कर लिया और 8 एम्पियर एंटर कर रही है, इसे एक साइड में लिख लिया। तो I3 निकाल लो, I3 इज इक्वल टू 8 माइनस के 5 दैट मीन्स 3 एम्पियर, ये I3। तो एक आंसर देखो ये आ गया, एक ये रहा और एक ये निकले आया था, यहां से I2 निकले आया था 7 एम्पियर, एक ये रहा, एक और रह गया I1 की वैल्यू। तो एट जंक्शन सी पर लगा दो, एट जंक्शन सी पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, इस वाले जंक्शन पर I4 एंटर कर रही है और I3 भी एंटर कर रही है और I1 लीव कर रही है, तो I3 एंटर कर रही है, I4 एंटर कर रही है, इनका सम कर लिया, I1 लीव कर रही है, इक्वल टू लगा के उसे वन साइड कर लिया। ठीक है, I3 की वैल्यू 3, I4 की वैल्यू 10 इज इक्वल टू I1, तो I1 इज इक्वल टू 13 एम्पियर, 13 एम्पियर। देखो ये करंट निकल आई। तो हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं सीख गए। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। देखो किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा सीखने में, मतलब पहले आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशंस पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन उसे कैसे यूज करते हैं ये सीखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा सीखने में, पहले आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, और उसे कैसे अप्लाई करना पड़ता है उसे सीखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अभी मैं किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है ये नहीं बता रहा, पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद मैं रूल समझाऊंगा आपको। देखो डेफिनेशन, वो रूल्स जब हम लिख लेंगे, अप्लाई करना सीख जाएंगे, उसी से उसकी डेफिनेशन निकल आती है, रटना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। देखो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं KVL ऐसे। और पहला वाला जो लॉ था वो क्या था, फर्स्ट लॉ जो था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या था, किरचॉफ्स करंट लॉ। जो फर्स्ट लॉ था किरचॉफ्स का उसे बोलते थे करंट लॉ, तो
तो उसे लिखते हम ऐसे लिख सकते थे, किरचॉफ, फर्स्ट लॉ को बोल रहा हूं, किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ, तो उसे लिख सकते थे KCL, ऐसे KCL मतलब करंट लॉ। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो KCL। ऐसे किरचॉफ सेकंड लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL लिखते हैं, है ना, इसे KCL इसे KVL। इसको एक और बोलते हैं लूप लॉ, लूप का मतलब मैश भी होता है, ठीक है, लूप बोल दो, मैश लॉ बोल दो, ठीक है। तो देखो ये है हमारा, ये पढ़ना है हमें, ये क्या होता है उसे बाद हम पढ़ेंगे भाई, पहले हम इसका साइन कन्वेंशन पहले पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन समझाता हूं, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस। देखो एक इसे हम समझ सकते हैं और एक याद कर सकते हैं, तो हम समझेंगे भी पहले, फिर याद करना इंपॉर्टेंट होता है। पहला है फॉर रजिस्टर के लिए, फॉर रजिस्टर्स, रजिस्टर्स में एक पॉइंट बताता हूं, एक जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस बना लिया मैंने, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, मान लो यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं A, यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं B, और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर लेता हूं V। तो V का नेम क्या है, देखो इस पॉइंट को समझना अच्छी तरीके से, V का नेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। V का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। आप इसको लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिख सकते हो, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B है, तो इसे VA माइनस VB लिख सकते हो। VA इस A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और VB B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक सिंगल पॉइंट का होता है, तो VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A और VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, और पूरा लिखें VA माइनस VB इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो भी अब बताओ, इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट A से और दूसरा एंड डायरेक्ट B से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका एक और नेम हो सकता है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स R, पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर अक्रॉस रजिस्टर R, ठीक है। आगे जरा बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो दैट मींस करंट ऐसे फ्लो कर रही है A टू B, तो A हाई पोटेंशियल पर है और B लो पोटेंशियल पर है, तो इसमें VA ज्यादा है किससे, VB से, दैट मींस A हाई पोटेंशियल पर है और B लो पोटेंशियल पर है ना, इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है, तो ये हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम हैं, ये मूव कर रहे हैं, हम यहां लिख देते हैं, हम इस वाले पाथ पर मूव कर रहे हैं, दैट मींस ऐसे मूव कर रहे हैं, हम इस पाथ पर मूव कर रहे हैं, A टू B मूव कर रहे हैं, तो A टू B अगर हम मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल घट रहा है, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे हम, इस वाले को V का नाम, तो V का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो A से B मूव कर रहे हैं अगर हम, तो B फाइनल है या इनिशियल है, अगर हम A से B मूव कर रहे हैं तो B फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे V को। A से B अगर हम मूव करें A से B, तो B फाइनल हो गया, A इनिशियल हो गया। अब किसका पोटेंशियल ज्यादा है, B का या A का, तो A का ज्यादा है और B का कम है, तो अगर A का ज्यादा होगा B का कम होगा, तो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, सीधा सीधा पॉइंट समझो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो नेगेटिव आता है माइनस के IR, देखो V नेगेटिव है इसीलिए मैंने माइनस का लिखा है, तो V इज इक्वल टू माइनस के IR। तो आप समझ लो, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द
डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में चलने पर कैसा साइन आता है? नेगेटिव। करंट इनटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ऐसे B, इसी में अगर हम रेजिस्टेंस में ही फिर एक डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। ये पॉइंट A ही है, ये पॉइंट B है, करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है A टू B, तो ये रेजिस्टेंस R है, ये करंट है। तो ऑब्वियसली करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये वाला कंडीशन रहेगी कि A का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा B से। लेकिन अब की बार हम मूव किधर कर रहे हैं? B से A कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, हमारा जो पाथ है मूव करने का वो B टू A है। अगर हम B टू A मूव करें, ये ज्यादा बड़ा बना दिया, छोटा सा बना देते हैं, ये हम मूव कर रहे हैं B टू A। तो एक बताओ, अगर B टू A मूव करेंगे तो B की वैल्यू क्या लिखेंगे? अब फाइनल कौन है? अब फाइनल कौन है, B या A? तो अब A फाइनल है, तो अब हम लिखेंगे VA माइनस KVB, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ A का पोटेंशियल ज्यादा है B का, तो A का ज्यादा है B का कम है, तो A का ज्यादा B का कम, तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B अब पॉजिटिव आएगा। तो कितना होगा? तो देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, इसको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R भी तो बोल रहे हैं हम, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R लिखे तो I इंटू R तो लिखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो कैसा लिखेंगे? प्लस का या माइनस का? तो प्लस का लिखेंगे, I इंटू R in the opposite direction of current, in the opposite direction of current। अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो हम चल रहे हैं ऐसे और करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर प्लस आता है। समझ में आया? तो आपको ये याद करिए। अब इसको बार बार कौन चेक करेगा? करंट की डायरेक्शन में चलने पर नेगेटिव, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पॉजिटिव। इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। एक हो गया, ये किसके लिए बताया मैंने? रजिस्टर के लिए रूल बताया। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो देखो, हाई टू लो पोटेंशियल चलने पर नेगेटिव आता है, ऐसे भी कर सकते हो, हाई टू लो पोटेंशियल चलने पर नेगेटिव और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलने पर पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हो। सेकेंड रूल लिखते हैं हम किसके लिए? सेल के लिए। सेल में हम एक पॉइंट बताएं, जैसे ये, इसमें हम करंट की डायरेक्शन से नहीं चेक करते हैं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करेंगे। इसमें चेक करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। देखो, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, तो ये हाई और ये लो। जैसे ये ए पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल पर है, ये बी पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल पर है। इस पर लिख रहा है सेल का ईएमएफ ई वोल्ट, ऐसे। तो यदि हम ऐसे चल रहे हैं, ये हम चल रहे हैं, हमारा पाथ चलने का कैसा है? इस तरह का है। दैट मीन्स ए से बी चल रहे हैं। तो देखो, ये हाई से लो चल रहे हैं, हाई से लो। और जब हम हाई से लो चलते हैं, हाई से लो चलते हैं, तो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आएगा। तो प्लस से माइनस चलने पर आप याद कैसे करो? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलेंगे तो माइनस का आएगा, ई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ए बी। लेकिन अगर हम इसी में ये फिर दोबारा से बना देते हैं, फिर मैं कहता हूं कि इसमें करंट की डायरेक्शन से चेक मत करना, इसमें टर्मिनल से चेक करना। कि अगर जैसे आप ये फिर बना दिया इस पर, फिर मैंने लिख दिया ई वोल्ट। अगर हम ऐसे चल रहे हैं इस वाले में, ये हमें चल रहे हैं इस वाले में, नीचे वाले में, तो अगर हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं, दैट मींस लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चल रहे हैं। तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलते हैं तो प्लस का आता है, तो हम प्लस लिख देंगे, V बराबर प्लस का ई। ये सेल के लिए रूल हो गया। ऐसे ही एक और बता देता हूं, थर्ड कैपेसिटर के लिए। एक इंडक्टर के लिए भी रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन इंडक्टर नहीं होता, ज्यादातर से हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस में, सेल में, कैपेसिटर्स में। तो कैपेसिटर्स में कैसे करते हैं जरा देखें। ये कैपेसिटर है, ये वाला, इसका कैपेसिटेंस C है। ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, ये नेगेटिव प्लेट है। दैट मीन्स ये प्लेट हाई पोटेंशियल पर है और ये प्लेट लो पोटेंशियल पर है। इस पर चार्ज है Q। ये फिर दो पॉइंट बना दिए A और B, और पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बिटवीन V। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी V। अगर हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेंगे
हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, माइनस के क्यू ओवर सी लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं ना, तो क्यू बराबर सीवी फॉर्मूला पड़ा हुआ, क्यू बराबर सीवी, तो वी इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ओवर सी, तो वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर सी। अगर हम कैसे चलते, फोर्थ रूल इसमें लिखते, तो फोर्थ रूल में यहां लिख देता हूं भाई, है ना, ये बी हो गया, यहां लिख देता हूं मैं इसका कैपेसिटर का, है ना, बी वाला पार्ट इसका, ए और ए बी, अगर ये कैपेसिटर है ऐसे, ये प्लस ये माइनस, इसका कैपेसिटेंस सी, चार्ज क्यू, अगर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलते दैट मींस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलते, यदि हम ऐसे चल रहे हैं तो V बराबर प्लस का आएगा Q ओवर C, है ना, तो कितना आएगा इस पर भी ध्यान देना है। देखो रेजिस्टेंस में चलते तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आता है, I इंटू आर, करंट की दिशा में चलने पर नेगेटिव, करंट की अपोजिट दिशा में चलने पर पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलने पर माइनस, और नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चलने पर प्लस। या याद कर लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेंगे कभी भी तो नेगेटिव आएगा, और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एवरी केसेस में। समझ में आया? आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, कि हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको कैसे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं वो समझाऊंगा, अच्छी तरीके से सुनना बेटा, कि किरचॉफ्स लॉ हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं, एंड आगे लिखें, ब्राम लगा दिया एंड लगा के, जिस पॉइंट पर स्टॉप होते हैं, जिस पॉइंट पर स्टॉप मतलब रुकते हैं, स्टॉप होते हैं, इक्वल लगाकर, इक्वल मतलब ये वाला साइन लगाकर, स्टॉप वाले पॉइंट का, स्टॉप वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं। तो देखो ये है किरचॉफ्स कैसे अप्लाई करें, ठीक है। ध्यान सुनना अच्छी तरीके से, मैं जो सिखाऊंगा आपको उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले सीख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आज के लेक्चर में कराऊंगा, 7th लेक्चर में भी मैं आपको किरचॉफ सेकंड लॉ के क्वेश्चन ही कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो एक सर्किट बना लेता हूं मैं पहले, फिर अप्लाई करते हैं उसको हम। जैसे मैं एक सर्किट बना लेता हूं पहले, ठीक है। तो देखो मैंने एक लूप बना लिया है, क्योंकि ये लूप लॉ है तो एक लूप बना लिया मैंने, ये सर्किट डायग्राम बना लिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया आपको। देखो ये सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, मान लो इसने कितनी करंट निकाली I1। पहले करंट निकालने का पॉइंट सुन लो। देखो किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव करेगी, नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट एंटर करनी चाहिए,
एक पॉइंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना, पीछे भी कई बार बताया है। दूसरा, एक सिंगल वायर में एक ही मैग्नीट्यूड का और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, ये सही है, ये भी सही है। तीसरा, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल वायर हो, वहां पर आप एक ही वायर में, एक सिंगल वायर में एक ही डायरेक्शन में दो करंट के मैग्नीट्यूड, यहां पर करंट I1 है और यहां पर I2 है, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल वायर में आप दो करंट की डायरेक्शन दिखा दो, सेम मैग्नीट्यूड की हैं, लेकिन एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी का जो भी सिचुएशन के हिसाब से आप सीखते चले जाएंगे। ये पॉइंट दिखाइए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं। मान लो इस सेल ने कितनी करंट निकाल दी I1 और इस सेल ने भी करंट निकाल दी I2, तो ये करंट इधर से आ रही है I1 और ये करंट इधर से आ रही है, तो ये जंक्शन पर मीट कर गई और ये बना दी इसने करंट। देखो, अगर इसे थोड़ी देर के लिए I3 लेट कर लें, है ना, तो एक बार बताओ, जंक्शन का किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ा है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जंक्शन बी के एंटर करने वाली करंट कौन सी है, I1 और I2, तो I1 प्लस I2, और लीव करने वाली जंक्शन बी से लीव करने वाली करंट कौन सी है, I3, तो I3। तो देखो, ये दोनों करंट मीट करके कितना करंट बना लेंगी, I1 प्लस I2। ये तो हम वैसे भी जानते थे, लेकिन ये किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, ये करंट आ गई आपकी। तो ये I1 प्लस I2 चल रही है, यहां तक I1 प्लस I2, यहां पे भी I1 प्लस I2। अब यहां पे आके करंट डिवाइड होगी, यहां पर मीट करिए, यहां पे करंट डिवाइड होगी, तो इधर कितनी जाएगी, ऑब्वियसली I2, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव करती है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी करंट एंटर करनी चाहिए। तो इधर से I1 प्लस I2 डिवाइड होके इसमें कितनी करंट आ गई, I2, और ऊपर कितनी चली गई, I1। तो देखो, जितनी करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करी सेल के नेगेटिव टर्मिनल में, उतनी करंट एंटर कर रही है। पहले हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितने क्लोज लूप है, तो इसमें 3 क्लोज लूप है। लूप को आप मैश भी कहते हैं, है ना। जंक्शन आपका, एक जंक्शन ये है, 1 2 3 वायर जगह पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। तो चलो जंक्शन की नहीं, पहले हम लूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि लूप लॉ पढ़ रहे हैं। तो इसमें कितने क्लोज लूप हैं, तो इसमें 3 क्लोज लूप हैं। एक है लूप, क्लोज लूप ABFGA, देखो ABFGA, एक क्लोज लूप। दूसरा आप लिख सकते हो BCDFB, BCDFB, ये दूसरा क्लोज लूप। और तीसरा लिख सकते हो आप ABCDFGA, बड़ा वाला ऐसे। तो आप इसमें 3 बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लूप लॉ है तो आपको लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। तो 3 बार लॉ अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कौन सा क्लोज लूप लिया, इन अ क्लोज्ड लूप मैंने लिया ABFGA, ये वाला ABFGA, है ना, ये ले लिया मैंने। कोई सा भी ले सकते हो, मैंने ए वाला लूप, क्लोज लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, एक। दूसरा, अब इसमें कितने पॉइंट है भाई, हमने लिखा कि जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं। तो इसमें तो एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक एफ बी है, एक जी बी है। तो किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, तो किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करोगे उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो। तो मान लो कि मैंने ए से चलना स्टार्ट किया, तो आप ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं, तो लिख दिया मैंने ए पॉइंट का पोटेंशियल VA, है ना, ठीक है। अब इसमें चलने के जो पाथ है, चलने का जो पाथ है वो ऐसे हो सकता है ABFGA, दैट मीन्स कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे भी हो सकता है AGFBA, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जैसा चाहो वैसा चल लो।
अगर आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो तो एस चलना चाहते हो तो उसी हिसाब से पॉइंट डालना, ए बी एफ जी ए। ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलना चाहते हो तो ए जी एफ बी ए। तो मैंने देखो पॉइंट क्या डाला, ए बी एफ जी ए। तो मैं ऐसे चलना चाहता हूं, चाहो तो इसमें सिंबल भी बना सकते हो ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं वी ए। तो वी ए से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस वाले पास से होके जाएंगे ऐसे। तो वी ए कोई सर्किट नहीं आया, यहां आ गया देखो सेल, और सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो चल रहे हैं, और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलते हैं, करंट से नहीं देखते, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव और कितना E2। फिर हम यहां पहुंच गए, करंट के फ्लो होने के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, और करंट के अपोजिट दिशा में चलते हैं तो प्लस आता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो I2 R2। फिर हम यहां पर पहुंच गए, यहां पे आ गए, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है, हम चल भी ऐसे रहे हैं, देखो हम ऐसे चले थे ना, ऐसे और ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू R1। इस सेल में करंट की डायरेक्शन से नहीं चेक करते, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं, नेगेटिव से चल रहे हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो प्लस आता है ना। तो कितना आता है E1, तो E1 लिख दिया। अब इक्वल टू इस वाले पॉइंट पर हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो क्या लिख रहे हैं, जिस पॉइंट पर स्टॉप होते हैं, जिस पॉइंट पर स्टॉप होते हैं, इक्वल लगाकर स्टॉप वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं। तो मैंने इक्वल लगा दिया, इस वाले पॉइंट पर रुकना चाहता हूं, तो मैंने इस वाले पॉइंट पर इक्वल लगाकर स्टॉप वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख दूं, तो ए पॉइंट का मैंने पोटेंशियल लिख दिया। तो देखो ये किरचॉफ्स लॉ अप्लाई हो गया इस लूप में। अब चाहो तो देखो VA से ये VA कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर दिया। अब जरा देखो I2 R2 माइनस I1 R1, I2 R2 माइनस I R1, इसको इधर ले गया, इसको भी इधर ले गया, तो कितना हो गया E2 माइनस E1। तो देखिए इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अगर आप ऐसे ही इस वाले नीचे वाले क्लोज पाथ में लगाते, जैसे इन, अगर अगेन हम किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ अप्लाई करना चाहते हैं इन क्लोज लूप BCDFB में, इसमें तो स्टार्ट कर रहे हैं हम B पॉइंट से, तो V भी, और इसमें भी ऐसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो चलना शुरू किया करंट की डायरेक्शन में आता है नेगेटिव, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, यहां आ गए। फिर रेजिस्टेंस में आ गए, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, फिर माइनस आएगा, कितना I2 R2। इसमें करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो प्लस आता है, कितना आएगा E2। इस वाले पॉइंट पर स्टॉप कर रहे हैं तो इक्वल टू, बी पॉइंट पर आके स्टॉप कर रहे हैं तो इक्वल टू लगा दिया और बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। तो VB से VB कैंसिल हो गया, इसको ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव है, इसको उधर ले जाओ, तो क्या लिख सकते हो I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। देखो ये इस लूप में मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक। आप चाहो तो एक बड़े लूप में भी अप्लाई कर सकते हो ऐसे सिमिलरली। तो देखो हम किस तरीके से किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, समझ में आया। पहले आप अप्लाई करना सीखिए कि अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, और साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा। अब देखो मैं आपको लॉ बताता हूं, पहले मैं लॉ बताता हूं आपको, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है। अब इसी जगह से हम किरचॉफ सेकंड लॉ, इस इक्वेशनों को देख के, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को देख के हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ की सेकंड लॉ की डेफिनेशन बता सकते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ की डेफिनेशन बता सकते हैं हम किससे देख के, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देख के। कैसे सर, तो जरा देखते हैं। पहले इसे मैं मिटा देता हूं।
देखो यहां पे ये क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। इस क्लोज लूप में ये कौन सा लूप है, इस क्लोज लूप को देखो बस केवल, ए बी एफ जी ए। तो यहां लिख देता हूं मैं पहले, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप, इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप, है ना। E2 माइनस E1, तो ये ईएमएफ ऑफ सेल, ये रहा, ये भी ईएमएफ ऑफ सेल, और इनका क्या हो रहा है, एलजेब्रिक सम। क्या हो रहा है, एलजेब्रिक सम। ये प्लस का, ये माइनस का है, तो एलजेब्रिक सम हो रहा है किसका, ईएमएफ का। तो इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल लूप, तो इसमें दो सेल है ना, इसीलिए एलजेब्रिक सम बोलेंगे। इस वाले में एक ही है, तो एलजेब्रिक सम लिखे तो किसका, ईएमएफ का एलजेब्रिक सम कह रहे हैं, तो E2 तो आएगा। तो लिख रहे हैं द एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू, तो देखो ये लाइन मैंने यहां तक लिख दी, ये वाली लाइन, इन क्लोज इलेक्ट्रिकल लूप, तो हम इस वाले क्लोज लूप में देख रहे हैं, तो इसी क्लोज लूप पर ध्यान देना बस केवल। तो ये इस क्लोज लूप में कितने सेल हैं, दो, एक एरा, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। तो ये क्या हो रहा है, एलजेब्रिक सम हो रहा है, किसका हो रहा है, ईएमएफ का। एलजेब्रिक मतलब प्लस और माइनस दोनों, एलजेब्रिक लिखना जरूरी है, तो प्लस है, ये माइनस का है। तो एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या लग रहा है, इज इक्वल टू लग रहा है, तो इज इक्वल टू लगा दिया। अब इसको लिख दो, तो ये भी एलजेब्रिक सम हो रहा है, तो इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो इसके और इसके बिटवीन ये माइनस का है और ये वाला प्लस, तो इसके लिए लगाया मैंने इस साइन के लिए और इस साइन के लिए लगाया है सम, एलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका हो रहा है, करंट और रेजिस्टेंस का। तो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस, प्रोडक्ट किसका हो रहा है, रेजिस्टेंस और करंट का। तो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस एंड रेस्पेक्टिव करेंट्स। तो देखो एलजेब्रिक सम मैंने क्यों लगाया, समझ में आया, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये एलजेब्रिक सम हो गया। किसका एलजेब्रिक सम है, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ, ये प्रोडक्ट हो रहा है रेजिस्टेंस और करंट का, तो प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेस एंड रेस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ये देखो ये हो गया आपका किरचॉफ सेकंड या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। देखो इसमें भी चेक कर लो, ये तो ईएमएफ इस लूप में बी सी डी एफ बी में एक ही सेल है ना, तो एक सेल होगा, फिर एलजेब्रिक सम कैसे करोगे ईएमएफ का आप, तो ईएमएफ ही लिख गया, समझ में आ गया, इक्वल टू लगा लिया। एलजेब्रिक सम, तो देखो अब दोनों प्लस के आ रहे हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो एलजेब्रिक सम में तो प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है। तो एलजेब्रिक सम किसका, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, पहले तो ये एलजेब्रिक सम हो गया, इस साइन को बता दिया मैंने। अब प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, वेरियस रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस एंड रेस्पेक्टिव करंट्स फ्लोइंग थ्रू दैम। समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम इस डेफिनेशन को मैंने यहीं से बना लिया, बना सकते हो आप, ये है किरचॉफ्स लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। अच्छा इसको एक तरीका और है लिखने का, सर और क्या तरीका है लिखने का, तो देखो मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। देखो मैं इसे एक तरीके से और लिखते हैं, जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ को दो तरीके से लिखा गया था, लेकिन यही लिख दो आप, तो डेफिनेट एक ही लॉ लिखना, ये लिख देना, ये सबसे अच्छा है। लेकिन इसको एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं सर, तो देखो I2
R2, ये I2 R2 माइनस I1 R1, ये माइनस I R1 है ना। या फिर ये वाला मत देखो, ये वाला देखो, ये वाली लाइन I2 R2 माइनस I1 R1 प्लस E1 और माइनस E2 इज इक्वल टू 0। भाई VA से VA कैंसिल हो जाएगा तो इधर 0 ही तो आएगा, और इसको इधर ही रहने दो, उधर मत ले जाओ। भाई ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें E2 को भी इधर ले आओ, E1 को भी इधर ले आओ। तो जब E2 को इधर लेके आएंगे, E1 को इधर लेके आएंगे तो इज इक्वल टू 0 ही तो आएगा। E1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और E2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये लिख लो आप इसको। तो इस लाइन को आप कैसे लिखोगे फिर? अब इक्वल टू 0 लगा हुआ है, अब इक्वल टू 0 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस लाइन को आप, ठीक है। कैसे कि इन अ इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप, इन अ इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड लूप, ये भी पहले इन अ इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप, इन अ इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप द algebraic sum, the algebraic sum of change in potential, change in potential, जानते हो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस। तो ये भी पोटेंशियल में डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल में डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल में डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो इन अ इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, तो देखो ये चेंज इन पोटेंशियल हो गया, ये भी चेंज इन पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं यार। ईएमएफ भी तो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, और इन सब का क्या हो रहा है? एल्जेब्रिक सम, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। तो इन अ इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी 0, तो मस्ट बी 0, ठीक है, मस्ट बी 0। आप ये लिख सकते हो। ये आपका, ये देखो इसको ऐसे, इसी को तो लिखा ही है, इसको चेंज इन पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसको भी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, उन सब का क्या हो रहा है? एल्जेब्रिक सम। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो मस्ट बी 0। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकली लिखना चाहो तो समेशन डेल्टा वी 0 ऐसे। लेकिन आप इस अप्लाई जो हमने किया है इसको देखोगे तो आप जो हमने अप्लाई किया यहां से देखो आपको ये दिख रहा है 0। इसको भी देखोगे तो इसमें भी देख लो आप, I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2 और माइनस E2 बराबर 0। तो ये चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, और इन सब का क्या? एल्जेब्रिक सम किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाली लाइन जो है वो ज्यादा अच्छी है नीचे वाली लाइन से, लेकिन मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। समझ में आया आपको यहां तक? ये है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अप्लाई कैसे करते हैं, लॉ क्या है, समझ में आया? अच्छा, अब ये बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी हैं वो वर्डन ही तो होते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्डन करना पड़ता है किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल को, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और वर्क क्या होती है? एनर्जी। तो ये तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? तो यहां फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो किसी चार्ज को या करंट को या चार्ज को एक पॉइंट से क्लोज पाथ में कह दो, किसी चार्ज को क्लोज पाथ में मूव कराने में जो टोटल वर्डन है
वो कितना होगा, 0 होगा। एक्सटर्नल वर्डन कितना होगा, किसी चार्ज को किसी क्लोज पाथ में मूव कराने में जो एक्सटर्नल वर्डन होगा क्लोज पाथ में, राउंड ट्रिप में कितना वर्डन होता है, 0। अगर वर्डन 0 है तो आपने ये पढ़ा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का क्या, या प्लस का लिख दो एक्सटर्नल वर्डन। अगर एक्सटर्नल वर्डन 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। दैट मीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू 0, यू फाइनल बराबर यू इनिशियल। दैट मीन्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल, तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और एनर्जी अगर कांस्टेंट रही तो हम यहां ये कहना चाहते हैं कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दिस लॉ, दिस मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ किसे कहते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें आगे में देखो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो रहता है बच्चों को वो ये रहता है कि सर किस पॉइंट से स्टार्ट करें और किस पॉइंट पर स्टॉप करें। तो देखो इसके 3 स्टेप बताऊंगा मैं आपको। वो 3 स्टेप नहीं होंगे, वो 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना। जैसे पहला है कि अगर हमें करंट निकालना हो किसी भी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस में करंट निकालना है कि R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, R3 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट फाइंड आउट करना हो। या फिर कैपेसिटर में चार्ज फ्लो कर रहा हो तो चार्ज कितना है कैपेसिटर्स में, तो चार्ज निकालना हो या करंट निकालना हो। तो ये स्टेप नंबर 1। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं करंट निकालने के लिए, कहां पर स्टॉप करते हैं, करंट निकालना हो तब। तो स्टेप 1 बता रहा हूं, दैट मीन्स एक एप्लीकेशन बता रहा हूं स्टेप 1 में, टू डिटरमाइन द करंट या चार्ज ऑफ अ गिवन सर्किट, ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट या सर्किट। ये हेडिंग लगा देते हैं। अगर हमें करंट निकालना हो या चार्ज निकालना हो किसी गिवन सर्किट में के रेजिस्टेंस में, तो हमें क्या कहां से किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और किस पॉइंट पर स्टॉप करेंगे, जरा सुनते हैं। केवल करंट निकालना हो या चार्ज निकालना हो तब के लिए बता रहा हूं, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो तो मैं बता चुका हूं। अगर करंट निकालना हो तो किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और किस पॉइंट पर स्टॉप करेंगे ये बता रहा हूं, बस केवल करंट निकालना है तब। फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर वापस आकर स्टॉप करते हैं। देखो कंफ्यूजन खत्म। आप किसी भी पॉइंट से, जैसे ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो वापस लौट के हम ए पॉइंट पर ही स्टॉप करेंगे। बी से स्टार्ट किया तो वापस घूम फिरा के हम बी पॉइंट पर स्टॉप करेंगे। लेकिन ऐसा कब करते हैं, जब हमें सर्किट में किसी रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना हो या चार्ज फाइंड आउट करना हो, तब ऐसा करते हैं, है ना। ये करंट निकालने का स्टेटमेंट हो गया। तो देखो पहले हम केवल करंट निकालते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूं, एक एग्जांपल मतलब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं
कि कैसे, इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, टाइम लगेगा अदरवाइज। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ, कैलकुलेट द करंट्स I1 I2 I3 इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट डायग्राम गिवन है, करंट की डायरेक्शन भी उसने दे रखी थी, है ना, और कह रहा है कि I1 I2 I3 की वैल्यू निकालो। तो कैसे करते हैं जरा समझते हैं। देखो पहले करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार चेक कर लें। इधर से करंट, इसने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाली है I1, तो ये I1 चली आ रही है ऐसे। इसने I2 निकाली है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I2 चली आ रही है। देखो ये जंक्शन पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा सकते हो। ये तो I1 है आपकी और ये I2 है, तो इस जगह पर मीट करिए ना करंट दोनों I2 और I1। तो जंक्शन पर, अगर इस जंक्शन पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे सी जंक्शन पर, तो एट जंक्शन सी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता था अकॉर्डिंग टू KCL। तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप देख रहे हैं तो I2 जंक्शन की तरफ आ रही है, I1 एंटर कर रही है और I3 लीव कर रही है। तो एंटर करने वाली करंट I1 I2 है और लीव करने वाली करंट I3 है। तो देखो हमने जंक्शन लॉ लगा दिया, I3 = I1 + I2। ये समझ में आया। पहले ये चेक करना जरूरी है, जंक्शन अगर कहीं पे मीट कर रहा है तो अगर यहाँ अब देखो दो ही करंट अननोन हो गई, I1 और I2। अगर I1 I2 मालूम पड़ जाए तो I3 अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। दैट मींस मैं I3 की जगह पे लिख सकता हूँ कि ये कितनी करंट है, I1 + I2। देखो अब दो करंट रह गए, I3 = I + I2। यहाँ मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ। पहला स्टेप हमेशा चेक करना है इसको, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो अब कंप्लीट हो गया, यहां से I1 + I2 आ रहा है ऐसे, इस जगह पर करंट डिवाइड होगा। तो देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I2 लीव किया है तो कितना एंटर करना चाहिए, I2 एंटर करना चाहिए। और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I1 लीव किया है तो इसमें कितना एंटर करना चाहिए, I1, अभी पीछे बताया। तो यहाँ पे ये वाली जो करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो वो सर्किट अब कंप्लीट हो गया पूरी तरफ से, चारों तरफ से। ये चेक कर लो सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें कितने क्लोज लूप हैं, देखो करंट निकालना है तो इसमें कितने क्लोज लूप हैं। इसमें 3 क्लोज लूप हैं। एक तो ये छोटा वाला लूप कह सकते हो, एक ये वाला छोटा लूप कह सकते हो, एक बड़ा लूप कह सकते हो। और कितनी करंट अननोन है इसमें, 2 करंट अननोन है, I1 और I2। इस सर्किट डायग्राम में I1 I2 तो दिख रहा है, I2 तो दिख ही नहीं रहा। वैसे इसी को I3 बोल रहा था तो मैंने उसको चेंज कर दिया I1 + I2 में। तो हमेशा अननोन जो करंट्स हैं उनको डिक्रीज करने की कोशिश करो, घटाने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा अब इसमें 2 करंट अननोन है तो 2 बार आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। 2 क्लोज लूप में, 2 अलग अलग क्लोज लूप में किरचॉफ्स लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा 2 अलग अलग किरचॉफ्स लॉ में। तो देखो स्टार्ट करता हूं। तो मैंने यहां ये तो क्वेश्चन उठा देता हूं, I1 I2 I3 निकालना है, ठीक है। तो यहां से लिखता हूं, तो क्लोज लूप, कोई सा भी क्लोज लूप ले लो आप, जो मर्जी आए वो क्लोज लूप ले लेना। मैं क्लोज लूप ले लेता हूं ACDA, ACDA, है ना। अब ACDA क्लोज लूप ले लिया। अब इसमें 3 पॉइंट है, एक A है, एक C है, एक D है। इनमें से किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर लो, जो मर्जी आए उस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो। अब चलने का तरीका क्या हो सकता है, मैंने देखो क्या चला, ACDA। तो मैं ऐसे चला हूं तो मैं ऐसे चलूंगा, चाहो तो ऐसे भी चल सकते थे ADCA, दैट मींस क्लॉकवाइज चल सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते थे। क्लॉकवाइज चल लो, एंटी क्लॉकवाइज चल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉइंट से चल लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें निकालना क्या है, करंट। कभी भी करंट निकालना हो तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं उसी पॉइंट पर वापस आकर स्टॉप करना है। कंफ्यूजन खत्म है। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो उस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमना चाहो क्लॉकवाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, लूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करंट अगर निकालना है तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दिया एक बार, वापस आके फिर उसी पॉइंट पर स्टॉप करना है। ये करंट निकालने का पॉइंट है। तो मैंने चलो VA से पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करना जानते हैं ना, कैसे अप्लाई करते हैं। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं। तो मैंने A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है तो A पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। चलना स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे चल रहा हूं, देखो मैंने ऐसे लिखा ACDA,
तो एच चला। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में चलते हैं तो प्लस आता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 2i1 प्लस i2, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट 2, और ये रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया। यहां पे आ गए करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में प्लस आता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया, i2 इंटू 1। यहां आ गए ये पॉजिटिव, इसमें करंट से नहीं देखते, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलते हैं, प्लस से माइनस चलते हैं तो माइनस आता है। कितना लिख रहा है, 1, तो 1 लिख दिया। इज इक्वल टू, लॉ क्या है करंट निकालने का, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर वापस आकर स्टॉप करते हैं। तो किससे चलना स्टार्ट किया, ए पर, तो ए पे स्टॉप करेंगे घूम फिर आके वापस आके। तो वापस आ चुका हूं, तो इज इक्वल टू लगा के स्टॉप वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया, समझ में आया, ठीक है। तो VA से VA कैंसिल हो गया, तो कितना लिख सकते हैं, देखो 2i1 मल्टीप्लाई कर लो प्लस 2i2 प्लस i2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन गई 1। समझ में आया। मेरा जो अप्लाई करने का तरीका है वो सबसे डिफरेंट है, लेकिन सबसे अच्छा भी है, ठीक है। अभी अभी समझ में आ जाएगा, पहले एक बार सीख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। करंट निकालना हो तो करंट निकालने का पॉइंट बताया, ये समझ में आया। अब एक बार और किरचॉफ लॉ लगाओ, तो जरूरी थोड़ी है कि हम छोटे वाले लूप में लगाएं, हम बड़े वाले लूप में अप्लाई कर सकते हैं, हम इस वाले दूसरे क्लोज लूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी में भी अप्लाई कर दो, किसी भी क्लोज लूप में, लेकिन 2 डिफरेंट क्लोज लूप में अप्लाई करना। तो क्लोज लूप अब मैंने ले लिया ACBA, देखो ऐसे ACBA। अब मैं ऐसे घूम रहा हूं, चाहो तो ABCA घूम जाओ, B से चलना स्टार्ट कर दो, C से स्टार्ट कर दो, A से स्टार्ट कर दो। इनमें से कितने पॉइंट हैं, ACBA, इनमें से किसी पॉइंट से स्टार्ट कर दो, लेकिन जिससे भी करो उसी पॉइंट पे वापस स्टॉप करो। तो ठीक है, ये बात समझ में आई पहले आपको। तो अप्लाई कर दें किरचॉफ लॉ इस वाले लूप में। तो मैं A से स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो लिख देते हैं A क्वांटम का पोटेंशियल, कैसे चल रहे हैं, ACBA ऐसे चल रहे हैं। तो फिर ऐसे चले, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस आएगा I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस, तो 2। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें भी करंट इससे चल रहे थे अपोजिट में, इसमें भी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस आएगा I1 इंटू 1। फिर यहां पहुंच गए, प्लस से माइनस चल रहे हैं तो माइनस आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं तो माइनस के 2 वोल्ट। जिस पॉइंट चले उसी पॉइंट पर वापस आकर स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने से पहले इक्वल लगा के उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं। VA से देखो फिर VA कैंसिल हो गया, इसका से मल्टीप्लाई कर लिया, 2i1 प्लस 2i2 प्लस i1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 3i1 हो गया, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2, इसको धर लेगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके I1 I2 निकल आएगा। तो देखो मैं एक काम करता हूं, यही पॉइंट उठा लेता हूं, ये समझ में तो आ गया ना। करंट, ये कंफ्यूजन किस चीज का आता है, सर किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और किस पॉइंट पे स्टॉप करें, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये कैसे मालूम पड़ा, समझ में आया। करंट निकालना हो तो जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो उसी पॉइंट पे वापस स्टॉप करो, किसी पॉइंट से चल सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। तो देखो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें तो देखो 2i1 या 3i1, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई 3 का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई 2 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे इसे 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। 3 का मल्टीप्लाई किया 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल टू 3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4। दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, तो देखो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। 9i2 में से 4i2 गए तो कितने बचे, 5i2,
ठीक है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कितना बचा, माइनस का 1, है ना। तो I2 इज इक्वल टू आ गया 1/5, दैट मीन्स माइनस का 0.2 एम्पियर। अब ये समझते हो यहाँ पर करंट माइनस का आया है, बच्चे कहते हैं करंट माइनस का आ गया, आंसर गलत हो गया। नहीं, माइनस करंट का, माइनस अगर करंट की वैल्यू कभी माइनस आती है तो उसका मतलब है कि जो सर्किट डायग्राम में हमने करंट की डायरेक्शन शो की है, तो जो करंट की डायरेक्शन हमने शो करी है ये वाली सर्किट डायग्राम में I2, तो I2 की डायरेक्शन ऐसी नहीं है। I2 की जो डायरेक्शन हमने शो करी है उसके जस्ट अपोजिट है करंट की डायरेक्शन। दैट मीन्स I2 ऐसे फ्लो नहीं करना चाहिए, I2 को ऐसे फ्लो करना चाहिए। I2 को A से ADC फ्लो नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, CDA करना चाहिए। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है क्योंकि करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है यहां पर ADC, लेकिन I2 आ रहा है नेगेटिव सॉल्व करने पर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है, इस नेगेटिव साइड का मतलब है कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन दे रखी है उसको रिवर्स कर दो। दैट मीन्स करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए, CDA करनी चाहिए। लेकिन हम बस केवल अगर नेगेटिव साइन का मतलब पूछे तो बताएंगे, नहीं इतना ही आंसर छोड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज मत करना उसमें। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करें, I2 की वैल्यू किस में पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, और I1 की वैल्यू निकाल लो। तो पुट करते हैं, तो कर देते हैं पुट। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट कितनी है, ये रही 2I1 प्लस 3I2, I2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के, तो यहां माइनस आने वाला है ना। कितना होने वाला है, 3 इंटू 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो देखो 2I1 इज इक्वल टू 1, और ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, कितना है 0.6, तो 2I1 इज इक्वल टू 1.6, दैट मीन्स I1 की वैल्यू आई 0.8 एम्पियर। देखो एक वैल्यू ये आ गई I1, और I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 0.2 एम्पियर। इसे हटा देता हूं, 0.2 एम्पियर। अब चाहिए हमें I3 की वैल्यू, I1 I2 I3, तो I3 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप। देखो गलती से एक इक्वेशन ये भी डाल दी, चलो इक्वेशन चेंज कर देना आप, मैं चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पुट कर देंगे तो I3 निकल आएगा। देन I3 कितना था, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू है 0.8 और I2 की वैल्यू है माइनस के 0.2, दैट मीन्स 0.6 एम्पियर। I3 है 0.6 एम्पियर। ये आंसर हो गया, समझ में आया। तो देखो करंट निकले आएगी, नहीं निकले आएगी कितनी आसानी से, है ना। तो करंट कैसे निकालते, समझ में आया। ठीक है, अब मैं देखो दूसरा एप्लीकेशन सिखाता हूं कि अगर इस किरचॉफ के लॉ से, किरचॉफ सेकंड लॉ से अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, किरचॉफ के सेकंड लॉ से अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और किस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं, बस यही बताना है। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन रहता है सब बच्चों को मोस्टली। क्लियर है। तो अगर आप हेडिंग लगाते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन में बता देता हूं बेटा, इसी क्वेश्चन में बस क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे, या चलो मिटा के दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम देखो करंट निकालने का लॉ समझ में आ गया, करंट कैसे निकालते हैं हम। दूसरा है हमारा स्टेप 2, टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये फाइंड आउट करना है। और इसको लिख कैसे सकते हैं, VA माइनस VB, ऐसे लिख सकते हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट क्या है,
इसमें पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं बस इतना कि किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, किस पॉइंट पर स्टॉप करें। तो कौन से दो पॉइंट का बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी। तो ए और बी में से किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और दूसरे वाले पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। जैसे ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक पॉइंट ए से स्टार्ट कर देंगे और बी पर स्टॉप कर देंगे, ए से स्टार्ट करेंगे बी पर स्टॉप कर देंगे। तो जिन टू पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उनमें से ही वन पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं एंड दूसरे सेकंड पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। जिन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उनमें से ही 1 पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं एंड सेकंड पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। जैसे ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ए से चलना स्टार्ट करेंगे और बी पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये है। तो इससे पता पड़ रहा है कि नहीं कि हमें किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है, किस पॉइंट पर स्टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल्स इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो आज मैं केवल एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, कल के लेक्चर में दैट मींस लेक्चर नंबर 7 में मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आज तो केवल सिखा ही पाऊंगा। ठीक है, समझ में। एक एग्जांपल कराते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो एक क्वेश्चन लिखा, कह रहा है फिगर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट, क्योंकि किरचॉफ सेकंड जो लॉ होता है वो क्लोज लूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसी पार्ट है क्लोज सर्किट का। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो देखो मैंने टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्यों लिखा है? ये लिखा है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और किस पॉइंट पर स्टॉप करें। तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो ये बताएगा कौन से 2 पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। जैसे बता रहा है ए और बी, तो ए और बी में से किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट पर स्टॉप कर देंगे। तो किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं? जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, है ना। तो लिख देते हैं ए का पोटेंशियल से शुरू कर देते हैं। ए वी ए से बी की तरफ चलना है तो वी ए। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आता है। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये करंट है, एम्पियर में लिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 इंटू 2। करंट की डायरेक्शन में चलने पर माइनस आता है, प्लस से माइनस चलने पर भी माइनस आता है 3 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन में चलने पर माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 इंटू 1। जिस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं इक्वल लगाकर उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं। तो बी पॉइंट पर स्टॉप किया है, ए से चलना स्टार्ट किया तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। जिस पॉइंट पर स्टॉप करेंगे इक्वल लगा के बी पॉइंट उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं। यही तो है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, और ए से स्टार्ट किया बी पर स्टॉप किया इस रूल के हिसाब से। अब बी को अब कटेगा नहीं, देखो, और कटेगा नहीं तो बी को इधर ले आओ। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, 2 2 4 प्लस 3 और प्लस 2 कितना हो गया 9 वोल्ट, है ना। और ये वी ए माइनस बी का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी ए माइनस वी बी इसका नेम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 9 वोल्ट। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंटर बताना चाहता हूं, छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं। वो पॉइंट क्या है? देखो यहां वी ए माइनस बी बी प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, प्लस का। तो जानते हो इसका मतलब है कि अगर प्लस का आ रहा है वी ए माइनस बी प्लस का आ रहा है, इसका मतलब है कि वी ए माइनस वी बी अगर प्लस का आए तो इसका मतलब है कि वी ए बड़ा है वी बी से। दैट मीन्स ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और बी पॉइंट का पोटेंशियल लो है।
लेकिन अगर ये VA माइनस VB नेगेटिव आता तो नेगेटिव कब आएगा? जब VB बड़ा होगा VA, तो VB बड़ा होगा, तो इसका मतलब होगा VA छोटा है और VB बड़ा है। ठीक है, बस प्लस माइनस आए तो इससे ये मालूम पड़ जाता है किस किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और किस पॉइंट का पोटेंशियल लो है, बस। ठीक है, ठीक है, तो ये प्लस का आ रहा है जिसका मतलब है कि A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है B पॉइंट के पोटेंशियल से। लेकिन इसका नाम क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पूछ रहा है हमसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B 9 वोल्ट, है ना। समझ में किस तरीके से अप्लाई करेंगे? ठीक है, ठीक है। आगे एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, एक तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूं। उसमें तीसरा स्टेप है टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। केवल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, केवल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे हमसे कह रहा है ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, ये कैसे निकालते हैं? किरचॉफ्स लॉ से। तो किरचॉफ्स लॉ से हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशंस है, एक शर्त है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट का जब हमें उस सर्किट में किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल नॉन हो, पता हो कितनी वैल्यू है उसकी, तब हम किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ये क्या लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? किस पॉइंट से चलना है, स्टार्ट करना है, किस पॉइंट पर स्टॉप करना है, ये लिख रहे हैं। जिस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब पता करना है, उस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। एंड जिस पॉइंट का पोटेंशियल नॉन होता है, मतलब पता होता है, उस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं, उस पॉइंट पर स्टॉप करते हैं। अगर कभी भी पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो उसमें तभी निकाल सकते हैं जब एक पॉइंट का, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो जैसे एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो ए से स्टार्ट कर देंगे, और डी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो डी पॉइंट पर स्टॉप कर देंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसका समझाते हैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया कि डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है, एक ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक तो ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है और एक बी पॉइंट का पोटेंशियल ये पूछ रहा है हमसे इन द गिवन सर्किट। तो देखो यहां सी और डी दिख रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? अर्थ। याद करो जो पॉइंट अर्थ होते हैं उनके पोटेंशियल कितने होते हैं? सी और डी का पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि ये अर्थ है, ये अर्थ है। तो अर्थ जब किसी पॉइंट को कर देते हैं तो उनके पोटेंशियल 0 होते हैं। ऐसा हमने कूलम्ब्स लॉ में सिखाया है आपको, ठीक है। अब क्या करना है? ए पॉइंट से स्टार्ट करना है और सी का पॉइंट का पोटेंशियल ए का निकालना है, सी का पता है, तो अब ए से शुरू करें, सी पे खत्म कर दें। बच्चे कहते हैं सर देखो ए से स्टार्ट करो और डी पर खत्म करो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? डी का हमें पता है 0 पोटेंशियल और ए का पता करना है, तो प्रॉब्लम क्या है? इसमें रेजिस्टेंस आर भी अननोन है। अगर हम ए से डी चलेंगे ऐसे तो इसमें आर की वैल्यू अननोन है, गिवन नहीं है, तो एक अननोन ये हो गया, एक ए पॉइंट का पोटेंशियल अननोन हो गया, तो 2 पॉइंट अननोन हो गए, तो नहीं निकाल सकते। लेकिन ए से सी चलेंगे तो केवल एक पॉइंट अननोन है। तो लिखें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
तो स्टार्ट करें वी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, प्लस से माइनस चल रहे हैं तो माइनस आता है 12, सी पॉइंट पर स्टॉप कर रहे हैं तो इज इक्वल टू सी पॉइंट का पोटेंशियल, ए से स्टार्ट किया तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया, सी पर स्टॉप कर रहे हैं तो इज इक्वल टू लगा के सी पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0, तो वी ए माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, देन वी ए इज इक्वल टू प्लस के 12 वोल्ट। तो देखो एक आंसर हो गया। ऐसे ही अगर आप बी से शुरू कर दें और डी पे खत्म कर दें तो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकल आएगा। बी से शुरू कर दें और डी पे स्टॉप कर दें तो क्या निकल आएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें भी वी बी, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस तो 1 इंटू 4, स्टॉप कर रहे हैं डी पर तो इज इक्वल टू डी, डी वी डी की वैल्यू कितनी 0, तो बी बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, अगर आपसे रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी पूछ लेता कि आर की वैल्यू भी बताओ, तो अब बड़ा आसान है, ए से चलो बी पे स्टॉप कर दो, ए पे चलो डी पे स्टॉप कर दो, क्योंकि हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल भी मालूम है, बी पॉइंट का पोटेंशियल भी मालूम है, डी का भी मालूम है ना, ये इंक्लूड होना चाहिए। तो जैसे ए से चलते हैं डी पर स्टॉप करते हैं, एंड थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया, मालूम है ना इसकी वैल्यू हमें, वी ए कितना आया था 12 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन चलने पर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो 1 है और रेजिस्टेंस आर है। आप चाहो तो यहीं स्टॉप कर सकते हो, तो इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि बी पॉइंट का भी पोटेंशियल मालूम है। तो बी ए की वैल्यू कितनी 12 माइनस आर इज इक्वल टू वी बी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो 12 माइनस 4, दैट मीन्स 8 ओम। बच्चा कहता है कि एक काम करो सर, ए से चलो और डी पे खत्म करना सर। मैंने कहा ठीक है, ए से चलते हैं डी पर स्टॉप करते हैं, तो सर आर की वैल्यू यही आएगी, मैंने कहा यही आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। वी ए करंट के डायरेक्शन चल रहे हैं तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस आर। यहां आ गए करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो माइनस करंट तो 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4, डी पर स्टॉप कर रहे हैं तो वी डी, तो वी ए की वैल्यू कितनी 12 इज इक्वल माइनस आर माइनस 4, वी डी की वैल्यू 0, आर निकालना है तो आर को इधर ले जाओ, तो आर प्लस का हो जाएगा, 12 में से 4 गए तो कितना 8 और आर प्लस का, तो आया कि नहीं 8 ओम, समझ में आया। तो देखो मैंने केवल आज आपको लेक्चर नंबर 6 में क्या सिखाया है, किरचॉफ्स लॉ की डेफिनेशंस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं और उनके स्टेप्स, अगर हमें करंट निकालना हो तो किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना चाहिए, किस पॉइंट पर स्टॉप करना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना चाहिए, किस पॉइंट पर स्टॉप करना चाहिए, और पोटेंशियल निकालना है तो किस पॉइंट से चलना स्टार्ट करना चाहिए, किस पॉइंट पर स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, और हाउ टू द किरचॉफ्स लॉ अप्लाई, ये भी तो मैंने सिखाई दिया आपको कि किस तरह से किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना चाहिए, वो शुरुआत में बता दिया। साइन कन्वेंशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कल के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 में हम क्या करने वाले हैं, किरचॉफ्स के ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अच्छे लेवल के। ठीक है, थैंक यू।